जय हिंद। यूपीएससी ज्योग्राफी के लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। उसके साथ साथ आज से हम शुरू कर रहे हैं इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज़ में लाइन बाय लाइन इन डिटेल इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी को यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरे तरीके से कवर करेंगे, पढ़ेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है और आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट इंडिया एज ज्योग्राफिकल यूनिट। इंडिया एज ज्योग्राफिकल यूनिट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के लोकेशन के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे वेदर इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री और अ टेम्परेट कंट्री के बारे में। तीसरा हम बात करेंगे इंडिया के साइज़ के बारे में। चौथा हम पढ़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। और फाइनली हम बात करेंगे इंडिया के फ्रंटियर्स के बारे में, इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में, या फिर ये कहें कि पूरे के पूरे इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट के बारे में इन डिटेल लाइन बाय लाइन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज की बातचीत हम शुरू करें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, बिकॉज लाइक दबाना ज़रूरी है। यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो खुद से कर दिया करो, याद से कर दिया करो, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो और कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप QR कोड को स्कैन करके भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब शुरू करते हैं आज की बातचीत। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द लोकेशन ऑफ आवर कंट्री। और जब इंडिया के लोकेशन की बात होती है तो ये हमें पता है कि इंडिया पूरे तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। इंडिया पूरे तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। लेकिन जब बात की जाए एशिया के कॉन्टेक्स्ट में तो इंडिया एशिया के साउथ सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है। और ये हमें दिख रहा है कि जब बात की जाए एशिया के कॉन्टेक्स्ट में तो इंडिया एशिया के साउथ सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है। लेकिन जब बात की जाए पूरे ग्लोब के कॉन्टेक्स्ट में तो इंडिया पूरे तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। इंडिया के मेनलैंड की अगर बात करें तो इंडिया का मेनलैंड लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करता है। इंडिया का मेनलैंड लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करता है। और लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3214 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 3214 किलोमीटर डिस्टेंस है। और जब बात की जाए इंडिया के ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड के बारे में तो इंडिया अरुणाचल से लेकर गुजरात तक एक्सटेंड करता है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड की अगर बात करें तो इंडिया अरुणाचल से लेके गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक एक्सटेंड करता है। और रण ऑफ कच्छ से लेके अरुणाचल के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2933 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इससे एक चीज़ और दिख रही है हमें कि इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। साफ साफ दिख रहा है ना कि नॉर्थ साउथ के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3214 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2933 किलोमीटर। तो हमारा जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो ज़्यादा है देन द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। अगर बात की जाए इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। और अगर डिग्रीज के टर्म्स में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना है? लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। और अगर बात की जाए इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और अगर डिग्रीज के टर्म्स में डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ भी डिफरेंस लगभग कितना है? 30 डिग्री का डिफरेंस है। इसी नॉर्थ साउथ एक्सटेंड में अगर हम अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लें तो एक्सटेंड कितना हो जाता है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हो जाता है। बड़ी सिंपल सी चीज़ें, ये ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए। वही सब कुछ लिखा हुआ है कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट हमारी कंट्री का कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। डिग्रीज के टर्म्स में डिफरेंस अगर देखें तो डिफरेंस कितना है? लगभग 30 डिग्री का है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की अगर बात करें तो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। डिग्रीज के टर्म्स में डिफरेंस देखें तो लगभग कितना है 29 डिग्री या बोल दें 30 डिग्री। और अगर इसी नॉर्थ साउथ एक्सटेंड में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लें तो हमारा एक्सटेंड कितना हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। डिग्रीज के टर्म्स में डिफरेंस अगर देखें तो डिफरेंस कितना है लगभग 31 डिग्री का डिफरेंस है। मतलब अगर हम इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड के बारे में बात करें तो डिग्रीज के टर्म्स में डिफरेंस नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट दोनों ही तरफ कितना है लगभग 30 डिग्री का है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट डिस्टेंस के टर्म्स में बात करें तो हमारा जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अभी हमने देखा ना कि हमारा जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो कितना है 3214 किलोमीटर और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट कितना है 2933 किलोमीटर। मतलब एब्सोल्यूट डिस्टेंस के टर्म्स में जो हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो ज़्यादा है देन द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। लेकिन डिग्रीज के टर्म्स में दोनों में ही लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो पोल्स की तरफ डिक्रीज होता है और लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। होपफुली ये चीज़ आपको पता होगी। जब हम लैटिट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं तो लैटिट्यूड्स एकदम एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की तो लॉन्गिट्यूड्स को कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, विच मीन्स कि जैसे जैसे पोल्स के पास में आती जाएंगी लॉन्गिट्यूड्स वैसे वैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा, जितना दूर होंगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा। और इसी वजह से जब डिग्रीज के टर्म्स में देखते हैं तो जो डिफरेंस है वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट दोनों में ही हमारे कंट्री में लगभग 30 डिग्री का दिखता है। लेकिन जब बात करते हैं एब्सोल्यूट डिस्टेंस के टर्म्स में तो हमारा जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर अगर बात की जाए इंडिया के टेरिटोरियल लिमिट्स के बारे में, इंडिया में जो ओशन है हमारे इर्द गिर्द उस ओशन में हमारी लिमिट्स कहाँ तक हैं? तो इंडिया के जो टेरिटोरियल लिमिट्स हैं वो हैं अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब लगभग 21.9 किलोमीटर तक। मतलब ये हमारा सदर्न इंडिया है, कोस्टल बाउंड्री है। इस कोस्टल बाउंड्री से लगभग 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी टेरिटोरियल लिमिट्स हैं। इसका मतलब क्या है? एक बॉडी है अनक्लॉज, अनक्लॉज ने बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया हुआ है और बताया हुआ है कि टेरिटोरियल लिमिट्स किस तरीके से डिवाइड की जाएंगी और उनका मतलब क्या है। देखो, हर एक कंट्री की एक बेस लाइन होती है, उस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल ओशन वाटर्स की तरफ जाओगे तो उसको बुलाया जाता है टेरिटोरियल सीज। क्या बुलाया जाता है? टेरिटोरियल सीज। और 12 नॉटिकल माइल अंदर चले जाओगे ओशन वाटर्स में तो उसको बुलाया जाता है कॉन्टिग्यूअस जोन। क्या बुलाया जाता है? कॉन्टिग्यूअस जोन। और फिर उसके आगे चले जाओगे तो मिलेगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भी बियॉन्ड चले जाओगे तो मिलेंगे हाई सीज। क्या मिलेंगे? हाई सीज। अब सवाल ये आता है कि ये टेरिटोरियल सी, ये कॉन्टिग्यूअस जोन, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये हाई सीज, इनमें डिफरेंस क्या है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो ये जो टेरिटोरियल सीज होते हैं इनके ऊपर कंट्री की कंप्लीट सोवरेनिटी होती है। एक तरीके से ये कंट्री का ही हिस्सा होता है। मतलब ये जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का डिस्टेंस है इस पे हमारे कंट्री की कंप्लीट सोवरेनिटी है, जो चाहे जैसे चाहे हम कर सकते हैं। ये जो कॉन्टिग्यूअस जोन होता है इस पे कंट्रोल तो कंट्री का ही होता है लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मतलब कंट्री जो है वो लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, पूरे तरीके से इसको कंट्रोल नहीं करती है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की अगर बात करें तो इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी मिनरल्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट करने का, उनको एक्सप्लोर करने का राइट कंट्री का होता है। लेकिन कंट्री ये करती है विद द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज। और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड ये होते हैं हाई सीज। हाई सीज होते हैं बेसिकली ओपन सीज, जिनके ऊपर किसी एक कंट्री का अधिकार नहीं होता है। ये सभी कंट्रीज के लिए ओपन होते हैं। बहुत सिंपल, टेरिटोरियल सी जो कि कंप्लीटली कंट्री का डोमेन है, जिसके ऊपर पूरे तरीके से कंट्री की सोवरेनिटी होती है। कॉन्टिग्यूअस जोन कंट्रोल तो कंट्री का ही है लेकिन कुछ लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस के साथ में। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसके अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करना,
उनको एक्सप्लोर करने का अधिकार कंट्री का होता है, लेकिन परमिशन लेनी पड़ती है इंटरनेशनल बॉडीज से। और फिर हाई सीज होते हैं ओपन सीज, जिनके ऊपर किसी एक कंट्री का अधिकार नहीं होता है। अच्छा, हमारे कंट्री का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या कहलाता है? पैगमेलाइन पॉइंट। क्या कहलाता है? पैगमेलाइन पॉइंट, या आम तौर पे इसको बुलाया जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या बुलाया जाता है? इंदिरा पॉइंट। और ये जो इंदिरा पॉइंट है वो किस लैटिट्यूड पे है? वो है 6 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे। किस पे है? 6 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे। लेकिन 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये जो इंदिरा पॉइंट है ये पानी के नीचे डूब गया था। ये बेसिक बातचीत हो गई हमारे कंट्री के लोकेशन के बारे में, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लोकेशन की जानकारी आपको ऑलरेडी होगी। ये चैप्टर इजी है, इसके आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ें आएंगी। फिर इसके बाद बात आती है अबाउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जब हम बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 5 कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है। कौन कौन सी 5 कंट्रीज? एक है पाकिस्तान, दूसरी नेपाल, तीसरी भूटान, चौथी बांग्लादेश और 5वीं हमारी कंट्री खुद की इंडिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 5 कंट्रीज को कंसिडर किया जाता है। कौन कौन सी? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और एक हमारी खुद की कंट्री है जिसका नाम है इंडिया, जो कि हमारी कंट्री है। अच्छा, हिमालयाज, लंबे चौड़े हिमालयाज खड़े हुए हैं, और ये जो हिमालयाज हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सेंट्रल और ईस्ट एशियन कंट्रीज से सेपरेट करते हैं। ये जो लंबे चौड़े हिमालयाज यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये हिमालयाज इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सेंट्रल एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज से सेपरेट करते हैं। और सिर्फ कंट्रीज को सेपरेट ही नहीं करते हैं, हिमालयाज जो है वो क्लाइमेटिक डिवाइड है। क्लाइमेटिक डिवाइड है, जैसे साइबेरिया से जो ठंडी विंड्स आती हैं, एकदम कोल्ड विंड्स, वो इन हिमालयाज की वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर नहीं कर पाती हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सर्दियाँ होती हैं वो उतनी ज़्यादा फ्रीजिंग नहीं होती हैं। ये जो हिमालयाज हैं वो ड्रेनेज डिवाइड भी हैं, हिमालयन रिवर्स का ड्रेनेज डिवाइड भी हैं। और ये जो हिमालयाज हैं वो कल्चरल डिवाइड भी हैं। हिमालयाज के बारे में, इनके सिग्निफिकेंस के बारे में आगे चलते हुए बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए याद रखो कि ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसको सेंट्रल और ईस्ट एशियन कंट्री से सेपरेट कौन करता है? हिमालय सेपरेट करते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से 5 कंट्रीज को कंसिडर किया जाता है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया। अब एक सवाल ये आता है कि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है या टेम्परेट कंट्री है? और ये सवाल क्यों आता है? ये सवाल इसलिए आता है बिकॉज ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में हमारी कंट्री को डिवाइड करता है। और अगर आप देखो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में ट्रॉपिकल एरिया है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में टेम्परेट एरिया है। और इसलिए सवाल आता है कि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है या टेम्परेट कंट्री है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे कंट्री के 8 स्टेट्स में होके गुजरता है। कौन कौन से 8 स्टेट्स में होके गुजरता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कंट्री के 8 स्टेट्स में से होकर गुजरता है। कौन कौन से 8 स्टेट्स? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में टेम्परेट पार्ट है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में ट्रॉपिकल पार्ट है। और वहीं से सवाल उठता है कि क्या इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है या टेम्परेट कंट्री है? आम तौर पे ये कहा जाता है, आम तौर पे इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री कंसिडर किया जाता है। ट्रॉपिकल कंट्री क्यों कंसिडर किया जाता है? बिकॉज ऑफ द फिजिकल एंड कल्चरल रीजंस। फिजिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री कंसिडर किया जाता है। और वो फिजिकल और कल्चरल रीजंस क्या हैं? देखो, एक तो हिमालयाज, ये जो लंबे चौड़े हिमालयाज हैं ये इंडिया को रेस्ट ऑफ द एशिया से सेपरेट करते हैं। ये जो लंबे चौड़े हिमालयाज खड़े हुए हैं ये हिमालयाज इंडिया को रेस्ट ऑफ द एशिया से सेपरेट करते हैं। और उसकी वजह से हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी रेस्ट ऑफ द एशिया से बड़ी अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्दियों में जो साइबेरियन विंड्स आती हैं, साइबेरियन कोल्ड विंड्स, वो इन हिमालयाज की वजह से हमारी कंट्री में एंटर नहीं कर पाती हैं। और इसलिए हमारे यहाँ पे जो विंटर्स होते हैं वो उतने सीवियर नहीं होते हैं जितने रेस्ट ऑफ द एशिया में होते हैं।
तो हमारे यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल इन नेचर हैं। दूसरा, हमारे कंट्री में ट्रॉपिकल मॉनसून्स का हाई डोमिनेंस है। पूरा का पूरा कंट्री, उसका एग्रीकल्चर, उसकी इकोनॉमी, सब कुछ इन ट्रॉपिकल मॉनसून्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मॉनसून्स के बारे में बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है, लेकिन हाँ, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हम इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री कंसिडर करते हैं। और दूसरा, कल्चरल रीजंस। हमारे यहाँ पे जो सेटलमेंट्स हैं, हमारे यहाँ पे जो बीमारियाँ पाई जाती हैं, हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर किया जाता है, हमारे यहाँ पे जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी वो वाली हैं जो कि ट्रॉपिकल हैं इन नेचर। वो सारी वो वाली हैं जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में प्रैक्टिस की जाती हैं, और इसीलिए हमारे कंट्री को ब्रॉडली ट्रॉपिकल कंट्री बुलाया जाता है। देखो, दो चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। एक, हमने बात की लोकेशन के बारे में। लोकेशन के बारे में तो मुझे उम्मीद ऐसी है कि ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, हमने बात की इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 5 कंट्रीज़ को कंसिडर किया जाता है। कौन कौन से? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया। इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है या टेम्परेट कंट्री है? ये सवाल क्यों आता है? बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, लेकिन इन जनरल इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री कंसिडर किया जाता है। उसके पीछे फिजिकल रीजंस हैं, उसके पीछे कल्चरल रीजंस हैं, जिनके बारे में अभी हमने बात की। फिर बात आती है इंडिया के साइज के बारे में। देखो, इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वर्ल्ड के टोटल लैंड सरफेस एरिया का 2.4% एरिया है इंडिया के पास में। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया दुनिया की 7वीं सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। पहले नंबर पे कौन है? रशिया है। दूसरे नंबर पे कौन है? कनाडा है। तीसरे नंबर पे कौन है? यूएसए है। चौथे नंबर पे कौन है? चाइना है। 5वें नंबर पे कौन है? ब्राज़ील है। 6वें नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें नंबर पे कौन है? इंडिया है। इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये तो आपको रट जाना चाहिए। टोटल वर्ल्ड में जितना भी लैंड सरफेस एरिया है उसका कितना परसेंट है? ये 2.4% है। इंडिया दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। पहले नंबर पे कौन सी है? रशिया है। रशिया की कैपिटल का नाम क्या है? मॉस्को। रशिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया और यूरोप दोनों में एक्सटेंड करती है। रशिया का एरिया कितना है? 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दूसरे नंबर पे कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कौन से कॉन्टिनेंट में? नॉर्थ अमेरिका में। एरिया कितना है? 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तीसरे नंबर पे यूएसए। यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। कौन से कॉन्टिनेंट में? नॉर्थ अमेरिका में। एरिया कितना है? 9.82 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। चौथे नंबर पे चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। बीजिंग कौन से कॉन्टिनेंट में है? चाइना कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया में। और एरिया कितना है? 9.59 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 5वें ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल कौन सी है? ब्राज़ीलिया। कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका में है। एरिया कितना है? 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया 6वें नंबर पे, कैपिटल का नाम क्या है? कैनबरा। कौन से कॉन्टिनेंट में है? ओशनिक कॉन्टिनेंट में है। एरिया कितना है? 7.74 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और 7वें नंबर पे हमारी अपनी कंट्री इंडिया, जिसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया में। एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये बात हो गई इंडिया के साइज के बारे में। अब बात आती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। और इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये पास करती है मिर्ज़ापुर यूपी से। कहाँ से पास करती है? मिर्ज़ापुर यूपी से। 5 स्टेट्स में होके इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करती है। कौन कौन से 5 स्टेट्स हैं? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और 5वां है आंध्र प्रदेश। 5 स्टेट्स में से होके इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरती है। कौन कौन से 5 स्टेट्स? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है कौन सी? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और ये जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट अहेड है। कितने घंटे अहेड है? 5 घंटे 30 मिनट अहेड है। अब एक सवाल ये आता है कि हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही क्यों चूज किया इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन? और इस सवाल का जवाब क्या है? देखो, हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे
24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करती है। हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करती है। कैलकुलेट अगर करोगे तो 1 घंटे में अर्थ कितना रोटेट कर रही है? 15 डिग्री रोटेट कर रही है। 1 घंटे में कितना रोटेट कर रही है? 15 डिग्री रोटेट कर रही है। और 1 मिनट में कितना कर रही है? 4 डिग्री रोटेट कर रही है। अब इस इमेज को देखो, ये है हमारी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये है हमारी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। इस 0 डिग्री से 15 डिग्री तक जाएंगे, कितना घंटा लगेगा? 1 घंटा लगेगा, 1 आवर लगेगा। भाई 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है हमारी अर्थ, तो 1 घंटा लगेगा 15 डिग्री। अगले 15 डिग्री में 1 और घंटा लग जाएगा, अगले 15 डिग्री में 1 और घंटा लग जाएगा, अगले 15 डिग्री में 1 और घंटा लग जाएगा, अगले 15 डिग्री में 1 और घंटा लग जाएगा। टोटल कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए और हम पहुंच गए 75 डिग्री तक। मतलब हम इंडिया में तो पहुंच ही गए हैं। अब हमें ऐसी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन को चूज करना है जो कि लगभग सेंटर में हो इंडिया के में। अब हम कर सकते थे मोटा मोटा बोल देते 80 चूज कर लेते हैं, या फिर हम बोल देते कि 90 चूज कर लेते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही क्यों चूज किया? उसके पीछे रीजन क्या है? देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हो गया है 75 डिग्री और हो गए हैं 5 घंटे। 90 तक लेके जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा दूर चले जाएंगे, बिल्कुल इंडिया के एंड में पहुंच लेंगे लगभग। तो हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेशन को भी इजी रखना है और हमें इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी ऐसी रखनी है जो कि ऑलमोस्ट बीच में हो। तो हमने आधा घंटा और बढ़ाया और आधा घंटा और बढ़ाएंगे तो लगभग 7.5 डिग्री ऐड होगी। वही 7.5 डिग्री हमने 75 में ऐड कर दी। 75 डिग्री तक 5 मिनट है और फिर 7.5 और ऐड करके 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे हमने चूज कर ली अपनी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि आज की डेट में इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है हमारी, मिर्जापुर यूपी से पास करती है। अच्छा, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के ऊपर होता है एकदम सूरज, तब हमारे पूरे देश की घड़ी में 12 बज रहे होते हैं। कितने बज रहे होते हैं? 12 बज रहे होते हैं। देखो एक्चुअल में अगर देखोगे, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, समझते हैं। एक्चुअल में अगर देखोगे तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में सन जो है वो ईस्ट में राइज करता है। अब होगा क्या, अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं टाइम वाले कॉन्सेप्ट को, तो होगा क्या कि सूरज यहाँ पे उग गया है और मान लेते हैं जिस टाइम पे सूरज उग रहा है, सूरज निकल रहा है, उस टाइम पे 6 बजते हैं, ऐसा हमने मान लिया। सूरज यहाँ पे निकलने की शुरुआत हो गई है, यहाँ पे बज रहे हैं 6, लेकिन यहाँ पे गुजरात में अभी सूरज का कोई नामो निशान नहीं है। और हमने अभी बात की है कि ये जो एक्सटेंट है इसके बीच में लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। 30 डिग्री मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे 6 बज गए हैं, यहाँ पे सूरज निकल गया है और यहाँ पे लोग अभी भी सो ही रहे हैं, यहाँ पे अभी भी सुबह के 4 ही बज रहे हैं। फिर मान लेते हैं कि 1 घंटे के बाद सूरज यहाँ पे पहुंच गया, 1 घंटे के बाद सूरज यहाँ पे पहुंच गया, और जब सूरज जहां पहुंच रहा है उसको हम बोल रहे हैं कि 6 बज गए, तो यहाँ पे अब 6 बजे हैं, लेकिन यहाँ तो 1 घंटा निकल गया था और यहाँ पे लोग अभी भी सो ही रहे हैं, यहाँ पे लोग अभी भी सो ही रहे हैं बिकॉज सूरज पहुंचा नहीं है। विच मीन्स कि जब तक सूरज यहाँ पहुंचेगा, जब यहाँ सिचुएशन आएगी 6 बजने की, तब तक सूरज के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 घंटे निकल चुके हैं। अगर ये सिस्टम चले तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर कैसे चलाएंगे हम देश को? अभी समझने में शायद आपको डिफिकल्टी हो रही होगी। तो हमने क्या किया, हमने एक सॉल्यूशन निकाला, या दुनिया ने एक सॉल्यूशन निकाला कि एक इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने चूज कर ली और हमने ये कह दिया कि सूरज जब इस मेरिडियन के एकदम टॉप पे होता है तब माना जाएगा कि दोपहर के 12 बज रहे हैं और उसके हिसाब से पूरे देश की घड़ियों को सेट कर दिया जाएगा। अब ये मतलब नहीं है कि सूरज कहां पर है, अब ये मतलब है कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जब 12 बज रहे हैं, जब सूरज टॉप पे है, तब पूरे देश की घड़ियों में 12 बजेंगे, तब पूरे देश की घड़ियों में 12 बजे माने जाएंगे। और ये हमने देख लिया है कि ईस्ट टू वेस्ट के बीच में हमारा जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 डिग्री का है। मतलब अरुणाचल से लेके गुजरात के बीच में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है सूरज के उगने में। और इसलिए डिबेट भी चलती है कि क्या इंडिया को 2 इंडियन टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियंस को चूज करना चाहिए। एक तो है ही 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, क्या एक और कर लेनी चाहिए चिकन स्नैक के पास में? बट उस पर डिबेट चलता रहता है।
कॉन्सेप्ट वही है कि भाई 2 घंटे का डिफरेंस है, यहाँ के लोग जाग चुके हैं, यहाँ वाले अभी भी सो रहे हैं, यहाँ के ऑफिसेज जल्दी खुल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले क्योंकि यहाँ पे सूरज जल्दी निकल रहा है, लेकिन क्योंकि आपने इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन को चूज किया हुआ है तो ऑफिसेज को जल्दी नहीं खोल पा रहे हैं। यहाँ पे सूरज ढलता भी जल्दी है, तो यहाँ पे जब ढल जल्दी जाएगा और काम करना पड़ेगा लेट तक तो लाइट वाइट का भी खर्चा ज़्यादा होता है। ये अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे आगे चलते हुए। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन को 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे ही क्यों चूज किया है, और होपफुली आपको समझ में आया होगा। टाइम जोन्स की अगर बात करें तो इंडिया में सिर्फ एक टाइम जोन है, कनाडा में 6 टाइम जोन्स हैं, बिकॉज कनाडा का जो एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए कनाडा में 6 टाइम जोन्स हैं। यूएसए में 11 टाइम जोन्स हैं, रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं, फ्रांस में 12 हैं, यूके में 9 हैं। फ्रांस और यूके बड़े कंट्रीज नहीं हैं, लेकिन इनके पास में बहुत सारी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं, क्योंकि पुराने ज़माने से कब्जा करते रहे ये लोग। तो उन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को ध्यान में रखते हुए फ्रांस में 12 टाइम जोन्स चलते हैं और यूके में 9 टाइम जोन्स चलते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही क्यों चूज किया एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब सवाल आता है इंडिया के फ्रंटियर्स के बारे में। देखो, इंडिया का लैंड बॉर्डर कितना लेंथ है उसकी, 15,106.7 किलोमीटर। ये जो इंडिया का लैंड बॉर्डर है, इस लैंड बॉर्डर की लेंथ कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर। और ये जो लैंड बॉर्डर है ये 16 स्टेट्स को टच करता है और 2 यूनियन टेरिटरीज को टच करता है। और इंडिया की कोस्ट लाइन बाउंड्री कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया की ये जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। अब इसमें 6,100 किलोमीटर मेनलैंड वाली कोस्ट लाइन है, मतलब ये वाली कोस्ट लाइन है, और 1,416.6 किलोमीटर जो है वो इंडियन आइलैंड्स वाली कोस्ट लाइन है, हमारे लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार वाली कोस्ट लाइन है। और ये जो हमारी कोस्ट लाइन बाउंड्री है ये 9 स्टेट्स को टच करती है और 4 यूनियन टेरिटरीज को टच करती है। कौन कौन सी 4 यूनियन टेरिटरीज को टच करती है, एक तो करती है लक्षद्वीप को, दूसरा दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव को, तीसरा पुडुचेरी को, और चौथा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। इंडिया की लैंड बॉर्डर कितना है, 15,106.7 किलोमीटर, जो कि 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज को टच करता है। इंडिया की कोस्ट लाइन बाउंड्री कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर, जो कि 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज को टच करती है। इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री से टच होते हैं और ना ही कोस्ट लाइन से टच होते हैं। वो स्टेट्स कौन कौन से हैं, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, दिल्ली है, हरियाणा है। मैप में देखो, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। इंडिया के वो कौन से स्टेट्स हैं जो ना तो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री से टच करते हैं और ना ही कोस्ट लाइन से टच करते हैं। पहला कौन सा है, तेलंगाना है, ये रहा तेलंगाना। दूसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश है, ये रहा मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, ये रहा छत्तीसगढ़। चौथा कौन सा है, झारखंड है, ये रहा झारखंड। पांचवा कौन सा है, दिल्ली है। दिल्ली हालांकि पूरे तरीके से स्टेट नहीं है, हाफ स्टेट है, लेकिन हाँ दिल्ली भी है। और छठवा कौन सा है, हरियाणा है। तो ये 6 स्टेट्स हैं जो कि ना तो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री से टच होते हैं और ना किसी कोस्ट लाइन से टच होते हैं। बहुत सिंपल सी बातचीत है, बेसिक सी बातचीत है, आपको समझ में आनी चाहिए। इंडिया के नेबर्स की अगर बात करें तो बांग्लादेश के साथ में इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है, 4,096.7 किलोमीटर का। बांग्लादेश के साथ में इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो 5 स्टेट्स को टच करता है। कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश का बॉर्डर 5 स्टेट्स को टच करता है। कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दूसरे नंबर पे है चाइना। चाइना के साथ में हमारे बॉर्डर की लेंथ कितनी है, 3,488 किलोमीटर। और चाइना का जो बॉर्डर है वो 4 स्टेट्स को और 1 यूनियन टेरिटरी को टच करता है। लद्दाख को टच करता है, हिमाचल प्रदेश को करता है, उत्तराखंड को करता है, सिक्किम को करता है और अरुणाचल प्रदेश को करता है। पाकिस्तान के साथ में हमारे बॉर्डर की लेंथ कितनी है, 3,323 किलोमीटर। और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो हमारे 3 स्टेट्स को और 2 यूनियन टेरिटरीज को टच करता है। गुजरात को करता है, राजस्थान को करता है, पंजाब को करता है, जम्मू एंड कश्मीर को करता है और लद्दाख को करता है। फिर चौथे नंबर पर है नेपाल।
नेपाल के साथ में हमारे बॉर्डर की लेंथ कितनी है 1751 किलोमीटर। और नेपाल का बॉर्डर 5 स्टेट्स को टच करता है। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है। फिर उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार के साथ में हमारा बॉर्डर लेंथ कितनी है 1643 किलोमीटर। और म्यांमार का बॉर्डर 4 स्टेट्स को टच करता है। कौन कौन से? अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। फिर उसके बाद है भूटान। भूटान के साथ में हमारे बॉर्डर की लेंथ कितनी है 699 किलोमीटर। और भूटान का बॉर्डर 4 स्टेट्स को टच करता है। कौन कौन से 4 स्टेट्स? सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है और आसाम है। और लास्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में हमारे बॉर्डर की लेंथ कितनी है 106 किलोमीटर। सबसे छोटी लेंथ हमारे बॉर्डर की अफगानिस्तान के साथ में है और ये सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी को टच करता है। वो कौन सी है? लद्दाख है। आपको इतना सारा डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कौन से स्टेट को टच करता है, अगर आप मैप प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, इसको रटने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जो याद रखना है वो क्या है? बांग्लादेश के साथ में हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर है जिसकी लेंथ है 4096.7 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ में हमारा शॉर्टेस्ट बॉर्डर है जिसकी लेंथ है 106 किलोमीटर। अब एक एक करके हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हमारे बॉर्डर के सिचुएशंस क्या हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉर्डर विद चाइना के बारे में। और जब चाइना के साथ बॉर्डर की बात आती है तो बात आती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC है, ये सेपरेट करती है इंडियन कंट्रोल टेरिटरी को चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी से। इंडिया का मानना यह है कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसकी लेंथ है 3488 किलोमीटर। और चाइना का क्लेम यह है कि LAC की लेंथ है सिर्फ 2000 किलोमीटर। और यही पूरा डिस्प्यूट भी है। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये सेपरेट करती है इंडियन कंट्रोल टेरिटरी को चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी से। इंडिया का मानना यह है कि LAC की लेंथ है 3488 किलोमीटर और चाइना का क्लेम यह है कि LAC की लेंथ है सिर्फ 2000 किलोमीटर। ये जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसमें 3 सेक्टर्स हैं। एक है ईस्टर्न सेक्टर जो कि अरुणाचल और सिक्किम से मिलता है। दूसरा है मिडिल सेक्टर जो कि उत्तराखंड और हिमाचल से मिलता है। और तीसरा है वेस्टर्न सेक्टर जो कि लद्दाख से मिलता है। मैप में देख लेते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 3 सेक्टर्स हैं। एक है ईस्टर्न सेक्टर और ये जो ईस्टर्न सेक्टर है ये अरुणाचल और सिक्किम से मिलता है। दूसरा है मिडिल सेक्टर या सेंट्रल सेक्टर जो कि उत्तराखंड और हिमाचल से मिलता है। और तीसरा है वेस्टर्न सेक्टर जो कि लद्दाख से मिलता है। अच्छा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हिस्ट्री की अगर बात करें तो 1865 में एक जॉनसन लाइन बनाई गई थी। और ये जो जॉनसन लाइन थी इसने अक्साई चीन को हमारे अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा बताया था। जॉनसन लाइन जो कि बनाई गई थी 1865 में, उसने अक्साई चीन को हमारे अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा बताया था। फिर 1893 में एक मैकडोनल्ड लाइन बनाई गई थी और इस मैकडोनल्ड लाइन ने ये जो अक्साई चीन है इसको चाइना के कंट्रोल में दिखाया था। जॉनसन लाइन 1865 वाली अक्साई चीन को हमारे अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर के हिस्से में दिखाती है। मैकडोनल्ड लाइन 1893 वाली वो इसी अक्साई चीन को चाइना के कंट्रोल में दिखाती है। और यहीं से पूरे डिस्प्यूट की शुरुआत हो गई। इंडिया ये कहता है कि जॉनसन लाइन सही है और चाइना ये कहता है कि मैकडोनल्ड लाइन सही है। डिस्प्यूट चलता रहा और फाइनली एक शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ 1914 में। आज़ादी नहीं मिली उससे पहले की बात कर रहे हैं अभी तो हम, कि शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ 1914 में और एक मैकमोहन लाइन को इस्टेब्लिश किया। ये जो मैकमोहन लाइन है इसको तिब्बतियन अथॉरिटीज़ ने और ब्रिटिश इंडियन अथॉरिटीज़ ने एक्सेप्ट किया। लेकिन चाइना इस मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता है बिकॉज चाइना का तो वही एटीट्यूड है, अग्रेसिव एटीट्यूड है। चाइना तो अभी भी इसी मैकडोनल्ड लाइन पे ही लगा रहता है, अक्साई चीन हमारा है, अरुणाचल हमारा है, वही चिल्लाता रहता है। लेकिन शिमला एग्रीमेंट 1914 में साइन हुआ, इसके थ्रू मैकमोहन लाइन को इस्टेब्लिश किया गया और इस मैकमोहन लाइन को तिब्बतियन अथॉरिटीज़ और ब्रिटिश इंडियन अथॉरिटीज़ दोनों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन 1950 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया, ये हमें पता है। 1957 में चाइना ने अक्साई चीन को ऑक्यूपाई कर लिया और इसी वजह से 1962 का वॉर भी हुआ था।
तो चाइना का बेहद ही अग्रेसिव एटीट्यूड था और 1957 में चाइना ने अक्साई चीन को ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली 1962 का वॉर होगा। और इसी फेज के दौरान 1950s के आसपास से ही चाइना का जो माओ जेडोंग थे वो 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत थ्योरी के बारे में बात करते थे। 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत थ्योरी के तहत माओ जेडोंग क्या कहते थे कि तिब्बत तो पाम है, तिब्बत तो हाथ का पंजा है और उसकी 5 उंगलियां कौन सी हैं? लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। और माओ जेडोंग ये कहते थे कि ये जो 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत थ्योरी है, इस पूरे रीजन के ऊपर चाइना का कंट्रोल है। मतलब विवाद सारा चाइना ने शुरू किया है। एक्चुअल में विवाद होना नहीं चाहिए था। एक्चुअल में तो साफ है कि मैकमोहन लाइन ने जो बोला है उसको एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ जाओ या कोई सॉल्यूशन निकाल लो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि 1950 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया, फिर 1957 में चाइना ने अक्साई चीन को ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से 1962 का वॉर भी हुआ। और इसी फेज के दौरान माओ जेडोंग जो है वो कह रहे थे 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत थ्योरी के बारे में, जिसके तहत कहा जा रहा था कि तिब्बत पाम है, तिब्बत पंजा है और इस पंजे की 5 उंगलियां कौन सी हैं? लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, और ये पूरा हिस्सा हमारा है। अच्छा, 1962 का वॉर हुआ। 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को इन्वेड कर दिया। 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को इन्वेड कर दिया और 19 नवंबर 1962 को चाइना ने खुद से यूनिलैटरली सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। अब जब बातचीत हुई तो ईस्टर्न सेक्टर में, ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला सेक्टर है, इसमें तो चाइना वापस चलेगा मैकमोहन लाइन तक। वापस चलेगा कहां तक? मैकमोहन लाइन तक। लेकिन लद्दाख वाले रीजन में कुछ टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया, कब्जा कर लिया। और अब जो बाउंड्री बनी उसको बुलाया जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मतलब मैकमोहन लाइन तक चला गया ईस्टर्न सेक्टर में, तो वहां तो चलो स्थिति फिर भी ठीक है। लेकिन लद्दाख वाले रीजन में जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है उसको चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया। और अब जो हमारा कंट्रोल है इंडियन टेरिटरी का और चाइनीज टेरिटरी का, उसको सेपरेट करती है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये स्थिति है प्रेजेंट की डेट में। चाइना के साथ में बॉर्डर में जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो 3 सेक्टर्स हैं। एक है वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर ये वाला सेक्टर है, और ये जो वेस्टर्न सेक्टर है ये आउटकम है ब्रिटिश पॉलिसी का टुवर्ड्स द अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली इस वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख को सेपरेट किया जाता है चाइना की जिनजियांग प्रोविंस से। ये हमारा लद्दाख है और इधर है जिनजियांग प्रोविंस। इन दोनों को सेपरेट करता है ये वेस्टर्न सेक्टर। इंडिया एक्सेप्ट करता है जॉनसन लाइन को, जिसके बारे में अभी हमने बात की। और अगर इंडिया जॉनसन लाइन को एक्सेप्ट करता है तो अक्साई चीन भी हमारा है और सक्शगम वैली भी हमारी है। चाइना इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। चाइना कहता है कि दौलत बेग ओल्दी वाला रीजन जो है, जिसको इंडिया कंट्रोल करता है, वो इंडिया के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको दौलत बेग ओल्दी वाला रीजन। ये लेह की एक तहसील है और वर्ल्ड की हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है। चाइना इसको भी कॉन्टेस्ट करता है और बोलता है कि ये जो दौलत बेग ओल्दी है जिसके ऊपर इंडिया का कंट्रोल है, ये गलत है। दूसरा, चाइना क्लेम करता है कि अक्साई चीन उसका हिस्सा है, चंगमो वैली उसका हिस्सा है, पेंगोंग तसाओ उसका हिस्सा है और सपंगरोंग तसाओ उसका हिस्सा है। और ईस्टर्न लद्दाख की एक छोटी सी स्ट्रिप को भी चाइना क्लेम करता है। बेसिकली बड़बड़ाता रहता है, बोलता रहता है कि लद्दाख में ये हिस्सा हमारा, ये वैली हमारी है, वो हमारी है, लेकिन एक्चुअली में है कुछ भी नहीं, है सब अपना ही। सीधी सी बात यह है। तो इंडिया एक्सेप्ट करता है जॉनसन लाइन को। ये जो वेस्टर्न सेक्टर है, यहाँ पे खूब सारे डिस्प्यूट है। गलवान वैली पे खूब सारे डिस्प्यूट देखने को मिले हैं। अक्साई चीन में खूब सारे डिस्प्यूट्स होते ही रहते हैं। तो ये डिस्प्यूटेड सेक्टर है, इसमें खूब डिस्प्यूट चलते हैं। दूसरा सेक्टर है ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर है ये अरुणाचल प्रदेश वाला, सिक्किम वाला सेक्टर। ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द भूटान से लेके दीपू पास, जिसको तलू पास भी बोलते हैं, ये जो दीपू पास है ये इंडिया, तिब्बत और म्यांमार के जंक्शन पे है एकदम बिल्कुल। मतलब इंडिया, चाइना और म्यांमार के जंक्शन पे है दीपू पास। इस दीपू पास तक, भूटान के ईस्टर्न पार्ट से लेके दीपू पास तक ईस्टर्न सेक्टर है। इंडिया कंट्रोल करता है इसको मैकमोहन लाइन तक, लेकिन चाइना ने ऑफिशियली मैकमोहन लाइन को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अभी हमने बात की है। चाइना तो क्लेम ये करता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है
जो कि तिब्बत के ऑटोनॉमस रीजन का हिस्सा है, और क्योंकि तिब्बत चाइना का हिस्सा है तो इसलिए चाइना ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, लेकिन ये बेवकूफ़ी है। चाइना कहता रहता है, हम सुन लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ईस्टर्न सेक्टर में भी डिस्प्यूट तो है ही। फिर है मिडिल सेक्टर। मिडिल सेक्टर वो वाला है जहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी इश्यूज़ नहीं है, कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, ऑफिशियली मैप्स को एक्सचेंज किया गया है और टेरिटरीज डिफाइंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके अलावा डोकलाम के बारे में आपने सुना होगा, न्यूज़ में रहा है। ये छोटा सा प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू लाई करता है एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, भूटान एंड चाइना। इंडिया, भूटान और चाइना के ट्राई जंक्शन पे है डोकलाम प्लेट्यू, और ये जो डोकलाम प्लेट्यू है इसके ऊपर चाइना और भूटान के बीच में डिस्प्यूट है। लेकिन ये जो डोकलाम प्लेट्यू है ये हमारी चिकन्स नेक के पास में है, बिल्कुल चिकन नेक्स के क्लोज में है, और चिकन नेक के पास में है तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। अगर यहाँ पे चाइना का कंट्रोल हो जाएगा तो फिर हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट के रीजन के लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी। इसलिए इंडियन आर्मी चाइना के ऑक्यूपेशन को पूरे तरीके से अपोज करती है इन दिस डोकलाम रीजन। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, इसके बारे में खूब सारी बातचीत हुई है। फिर बात आती है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बारे में। इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ 1947 में, रेड क्लिफ अवार्ड के तहत ये पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन किसने किया था? सर साइरल रेड क्लिफ ने। सर क्रीक जो है वो एक मेजर डिस्प्यूटेड एरिया है कच्छ वाले रीजन में। ये जो सर क्रीक है, ये सर क्रीक जो है वो मेजर डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और दूसरा डिस्प्यूट क्या है? आज़ाद कश्मीर को लेके और गिलगिट बलिस्तान को लेके। गिलगिट बलिस्तान जो है वो कश्मीर वैली के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में है। गिलगिट बलिस्तान जो है वो कश्मीर वैली के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में है। आज़ाद कश्मीर के नॉर्थ में है। आज़ाद कश्मीर आपको नीचे दिख रहा होगा, आज़ाद कश्मीर के नॉर्थ में है। और खैबर पख्तून, इधर एक खैबर पख्तून नाम की प्रोविंस है पाकिस्तान की, उसके ईस्ट में है। ये जो गिलगिट बलिस्तान है वो आज़ाद कश्मीर के नॉर्थ में है, और खैबर पख्तून नाम की जो प्रोविंस है पाकिस्तान की उसके ईस्ट में है। ये दोनों ही रीजन्स, आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बलिस्तान, इनको इस्लामाबाद डायरेक्टली रूल करता है, इनको इस्लामाबाद डायरेक्टली कंट्रोल करता है। लेकिन दोनों ही इस्लामाबाद की पाकिस्तान की ऑफिशियल टेरिटरीज नहीं है। इनफैक्ट इनको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी नहीं किया गया है। और हमारे इंडियन पार्लियामेंट ने 1994 में एक रेजोल्यूशन पास किया, और रेजोल्यूशन पास करके बता दिया है कि दोनों ही रीजन्स हमारे हिस्से हैं, जम्मू एंड कश्मीर के हिस्से हैं। इनको इल्लीगली पाकिस्तान ने कंट्रोल किया हुआ है, इल्लीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और पाकिस्तान को इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, जब मन करेगा तब इनसे ऑक्यूपाई कर लेंगे, बस अभी झगड़ा करने का मन नहीं है। लेकिन हाँ, पीओके की पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की ये कहानी है। इस कहानी के बारे में ऑलरेडी आपने सुना होगा, आपको पता होगा। इंडिया नेपाल बाउंड्री की अगर बात करें तो इंडिया नेपाल बाउंड्री जो है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रन करती है अलॉन्ग द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक्स, और 5 स्टेट्स को ये टच करती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। और इंडिया नेपाल बॉर्डर पोरस बॉर्डर है, खुला बॉर्डर है, आराम से लोग आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, और ये भी डिटरमाइन किया गया है रेड क्लिफ अवार्ड के तहत। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उतनी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स नहीं है। और इन प्रॉब्लम्स के बारे में हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, ज्योग्राफी में नहीं पढ़ते हैं। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर की अगर बात करें तो ये जो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है ये इंडिया के फॉरेस्टेड रीजन से पास करता है, मिजो हिल्स से, मणिपुर से और नागालैंड वाले रीजन से पास करता है, उनको टच करते हुए पास करता है। फिर है इंडिया श्रीलंका बॉर्डर। इंडिया श्रीलंका बॉर्डर को गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट सेपरेट करता है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट सेपरेट करता है। तमिलनाडु में पम्बन आइलैंड है। ये जो पम्बन आइलैंड है वो श्रीलंका के जाफना पेनिनसुला से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है। और ये जो पम्बन आइलैंड है और ये जो जाफना पेनिनसुला है इसको कनेक्ट करता है राम सेतु, जिसको एडम ब्रिज भी बुलाया जाता है। इस मैप को थोड़ा ढंग से देखना ताकि आपको पता चले कि इंडिया नेपाल की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, किन स्टेट्स को टच कर रही है। भूटान के साथ में हमारा बॉर्डर कैसा दिखता है, बांग्लादेश के साथ में हमारा बॉर्डर कैसा दिखता है, श्रीलंका के साथ में हमारी स्थिति कैसी है। हमारे 2 आइलैंड नेबर्स भी हैं, एक का नाम है मालदीव्स और दूसरे का नाम क्या है, श्रीलंका। तो ये हमारे आइलैंड नेबर्स हैं। और इसके साथ इंडिया एज अ जोग्राफिकल यूनिट की बातचीत खत्म हो गई। ये सबसे इजी चैप्टर था और मैंने पढ़ाया भी बहुत इजीली है, बिकॉज इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि डिटेलिंग बताई जाए।
अब जो आगे वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होंगी, वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में होंगी, उनको थोड़ा और ढंग से पढ़ेंगे। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।